हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं अंजना सी परिहार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत इकाई 6 समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ आधारभूत धारणाएं भाग 2 के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पहले देखा कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड में आने वाले प्रश्न, परंतु इसके आगे का प्रश्न जो मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट के आधार पर 1 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का 3 प्रश्न और 6 नंबर का एक प्रश्न आता है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। प्रश्न आता है, स्टॉक और प्रवाह क्या है और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या किसी निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है। स्टॉक का समय काल नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है क्योंकि वह एक निश्चित समय पर व्यक्ति के वस्तु भंडार को बताती है, जबकि व्यक्ति की आय प्रवाह है जिसका संबंध एक समय काल से है, जैसे 1 माह इत्यादि। आइए और स्पष्ट रूप से दोनों में अंतर देख लेते हैं, स्टॉक और प्रवाह में। आइए सर्वप्रथम देखते हैं स्टॉक। स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह का अर्थ आर्थिक चर की वह मात्रा है जो किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। दूसरा है, स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तीसरा, स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, जबकि प्रवाह एक प्रायोगिक अवधारणा है। जैसे हमने देखा कि स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, इसमें जैसे कि मुद्रा की मात्रा, टंकी में रखा पानी, गोदाम में रखे गेहूँ की मात्रा आदि, जबकि प्रायोगिक अवधारणा प्रवाह को कहा जाता है। तो इसमें जैसे उपभोग, निवेश, आय, नदी का जल इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं में क्या अंतर है। आइए दोनों के अंतर को भी हम पढ़ लें। पहला देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। अंतिम वस्तुएं, ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। दूसरा, मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जा सकती है, जबकि अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है, जबकि अंतिम वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं होती है। लास्ट देखेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या है। आइए जान लेते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या है। बंद अर्थव्यवस्था, जब किसी देश का अन्य दूसरे देश से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से ना तो वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया जाता है और ना ही निर्यात किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों को ना तो आने की अनुमति दी जाती है और ना अपने देश से दूसरे देश में पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जाती है। बंद अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां सम्मिलित नहीं की जाती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
दूसरा, शेष विश्व से शुद्ध साधन आय नहीं। तीसरा, कोई विदेशी खाता नहीं होता है। चौथा, अनुदान एवं उपहारों का कोई लेन देन नहीं होता है। पांचवा, दस्तकारों की सेवाओं का हस्तांतरण नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। खुली अर्थव्यवस्था, सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जब किसी देश का अन्य देशों से आर्थिक संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता है। किसी देश की उपभोग, उत्पादन, पूंजी निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ निम्नलिखित आर्थिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसे पहला, विदेशियों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अर्थात आयात। दूसरा, विदेशियों को वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अर्थात निर्यात। तीसरा, विदेशियों से शेयर, बॉन्ड्स, ऋण पत्रों का क्रय। चौथा, विदेशियों को शेयर, बॉन्ड और ऋण पत्रों का विक्रय। पांचवा, विदेशों से ऋण प्राप्त करना। छठवां, विदेशों को ऋण देना। सातवां, विदेशों को उपहार देना एवं विदेशियों से उपहार प्राप्त करना। आठवां, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में रोजगार प्राप्त करके आय अर्जित करना। उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी सरलता से समझ गए होंगे। आगे का वीडियो फिर बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।